को आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूँ। यह है हमारा सेट 3। इससे पहले मैं 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ। आपको बता दें कि अगर आप जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल की करते हैं या मिलिट्री स्कूल की करते हैं या अन्य कोई भी सिमुलतला, ठीक है, नेत्रहाट, जैसा कि मैं अपना लोगो में दिखा सकता हूँ, मेंशन है लोगों में जेएनवी, सैनिक, सिमुलतला, नेत्रहाट, मिलिट्री स्कूल। तो जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, उसमें अगर मैथ पूछा जाता है तो उसके लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये सीरीज चलता रहेगा। हर बार 20 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, उसको आप ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई बराबर, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश में 19,000 प्लस 1900 प्लस 19 वंस। तो इसको कैसे करना है? प्लस करना है सबको। 19,000 तो 19 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बताएंगे, पहले पूरा डिटेल बताते हैं। तो 19,000 लिख दीजिए। अब इसमें जोड़ना क्या है? 1900। 1000 मतलब क्या हुआ? अगर जो चीज़ पूछा, जो नंबर के लिखा, यानी 19,000, तो ये 19 है। 1000 का मतलब है कि उसके बाद 3 प्लेस तक रहना चाहिए, यानी कि कोई 3 नंबर होना चाहिए। तो 1 0 2 0 3 0 हो गया, मेरे 3 प्लेस है, 1 2 3। 1000 रहेगा तो 3 प्लेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1900, ठीक है, यानी 19 सैकड़े। तो सैकड़े का मतलब है 19 बोल दिया तो उसके बाद दो प्लेस होना चाहिए, 2 प्लेस कर दीजिए। उसके बाद है 19 इकाई, यानी 19 वंस। तो वंस का मतलब बस अकेला, उसके बाद कोई नहीं। अब इसको कहता है जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ दीजिए। 9 1 9, 9 1 10, 1 1 2, 20 9 1 20919, 20919, ठीक है। इसमें बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये बता दें कि ये जो भी पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या है, ठीक है। 2 के स्थानीय मान का योग पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में व्हाट इज द, इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन 2424, ठीक है। ये जो 2424 है, इसमें कह रहा है 2 का प्लेस वैल्यू निकालना, यानी स्थानीय मान, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का कौन कौन है? 2 इसमें कौन कौन है? एक तो ये है, ठीक है। ये कलर ठीक नहीं है, ये कलर नहीं ठीक है। तो इसमें कह रहा है ये 2 और ये 2, इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। हिंदी में स्थानीय मान। और उसके बाद जो उसका प्लेस वैल्यू आएगा उसको आपस में जोड़ देना है, सम कर देना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, किसी भी डिजिट का, तो क्या करते हैं, ये जो डिजिट है वो लिख लीजिए। उसके बाद इसके राइट साइड में, यानी दाहिना साइड में जितना डिजिट है उतना 0 बैठा दीजिए, उतना 0 बैठा दिए। फिर ये 1 है, इसके राइट साइड में कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 0 बैठा दीजिए उस पर, 2 3। अब कह रहा है इसका सम जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, हो गया आंसर 20 20, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इंग्लिश में कहता है अ प्राइम नंबर इज, नंबर ए एक सम संख्या,
एन इवन नंबर, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। एन इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से आंसर कौन हो जाएगा? तो इसे ये पूछ रहा है प्राइम नंबर कौन है, ठीक है, प्राइम नंबर पूछ रहा है। मतलब प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, कौन सा हो सकता है? प्राइम नंबर को ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? यहाँ लिखते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? नंबर, a number which has only two factors are called हाँ, तो इसको कह सकते हैं a number which has only two factor, ठीक है, called प्राइम नंबर, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं a number which is divisible by 1 and सेल्फ, ठीक है। यानी वैसा संख्या जो पूरी तरह से लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, वैसी संख्या जो एक से, जो सिर्फ लिखना है, जो सिर्फ एक से और अपने आप से पूरा भाग लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऐसी संख्या जिसका जो सिर्फ दो ही संख्या से डिवाइड होता है। जैसे मान लें सपोज 8 हो गया, 8 है, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से होगा, 2 से होगा, ठीक है, उसके बाद किससे होगा? 4 से होगा, उसके बाद खुद से होगा। तो पहले बात में क्या बोले कि वैसा नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर हो वही कहलाएगा क्या? वही कहलाएगा, दो ही फैक्टर हो वो कहलाएगा प्राइम नंबर, या दो ही गुणनखंड हो, ठीक है, दो ही गुणनखंड हो। तो यहाँ तो एक से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, ये, तो इसका मतलब है ये एक से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो उस आधार पे ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। या फिर ये दूसरा वाला जो डेफिनेशन है उससे भी मैच कर सकते हैं। कह रहा है ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड सेल्फ, वैसा संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और खुद अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से ना हो, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहाँ तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। अच्छा, अब ले लेते हैं 5, ठीक है, अब क्या लेते हैं? 5 लेते हैं। ये किस किस से डिवाइड होगा? 1 से एंड 5 से, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डेफिनेशन के अनुसार मिल रहा है, क्या बोल रहा है? या तो वो 1 से कटे, उसके बाद खुद से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं पूरा डिवाइड हो, तो वैसा संख्या जो है वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है।
ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। या फिर जिसके पास दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो, ये और ये। फैक्टर किसको कहते हैं वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और वैसे इसका प्रॉपर वीडियो लाएंगे एक दिन, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी ही ले आऊँगा। अभी तो क्योंकि सेट का चल रहा है, मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये इसमें पूरा डीपली नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उस अब ये डेफिनेशन बता दी, अब उस आधार पे अब यहाँ पे चेक करते हैं। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या एक इवन नंबर हो सकता है, देखते हैं आगे। एक ऑड नंबर हो सकता है, एक अभाज्य संख्या ऑड नंबर हो सकता है, देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक प्राइम नंबर था, ये तो पता चल गया। तो ये ऑड नंबर है कि नहीं? ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऑड नंबर यहाँ लिख देते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर का भी क्या है? अ नंबर which is not divisible by 2 is called odd number, ठीक है। जैसे कि जैसे आप ले ले, कौन कौन हो जाएगा ऑड नंबर? 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, और नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ये कॉन्सेप्ट है, ये सब पता होना चाहिए, ये सब सीखने की चीज़ है। विषम संख्या कहता है वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। विषम संख्या कहलाएगी। तो कह रहा है क्या एक अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकता है? देखते हैं। देखो भाई, ये 5 है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, वो तो अभी पता लगा दिए। तो ये बोल रहा है क्या एक ये सम संख्या हो सकता है, यानी इवन नंबर हो सकता है? तो यहाँ तो इवन नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन और एग्जाम्पल देखेंगे तब ना, सभी एग्जाम्पल में ये बात मैच करेगा तब ना। ऑड नंबर हो सकता है, देखो ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। कंपोजिट नंबर हो सकता है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर इन पूछ रहा है, यही नहीं? हाँ ठीक है। कंपोजिट नंबर किसको होता है? अ नंबर which has more than 2 factors is called composite number, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसे संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, ठीक है, उसको कहते हैं कंपोजिट। जैसे 8 लिए, इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 2 4 8। तो 2 से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 फैक्टर है इसका, ठीक है।
तो 4 फैक्टर यानी दो फैक्टर इसका नहीं है। 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर 2 फैक्टर सिर्फ रहेगा तब तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है, ये कहलाएगा। तो भाज्य संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो कह रहा है क्या एक अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो सकता है, तो देखते हैं। ये 9 हो गया। 9 का फैक्टर कौन कौन है, 1, 3, ठीक है, और 9। ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो ये एक से ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इस प्राइम नंबर में तो 2 ही फैक्टर होना चाहिए, यहाँ तो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अगला आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पहली बात तो ये प्राइम नंबर का अगर अपोजिट पूछा था, प्राइम नंबर का उल्टा क्या है, कंपोजिट नंबर। तो पहली बात ये प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब बच गई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या सम संख्या अभाज्य संख्या हो सकता है। तो देखते हैं, 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसको करके देखते हैं। 1 2 4, तो एक से ज़्यादा है, ठीक है। ये तो इवन नंबर है लेकिन इसका जो फैक्टर है एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 की बात करें, इसका फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 2, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी ये 2 जो है ये तो इवन नंबर है लेकिन इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही है। तो फैक्टर 2 है तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है उसको मैच कर रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर तो उसी को कहते हैं जिसका 2 ही फैक्टर हो। तो ये 2 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर उस अनुसार से। यानी कि एक इवन नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता लेकिन हो सकता है। कब, ये 2 वाले केस में, ठीक है। तो इसलिए बोला जा सकता है कि 2 जो है, एक नोट्स में लिखते हैं, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आता है तो क्या हो जाएगा, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ये याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक अभाज्य संख्या इवन नंबर हो सकता है, तो अभी दिखाए हाँ हो सकता है, 2 के केस में हो सकता है, यानी ये भी आंसर सही है, ठीक है, ये आंसर सही है, ठीक है। और ये आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि एक विषम संख्या 9 तो एक विषम संख्या है लेकिन इसका एक से ज़्यादा फैक्टर है, इस कारण से एक विषम संख्या नहीं होता। इसका मतलब आंसर सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और अच्छा समझाऊँगा और फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। जो भी डाउट होगा उस पर स्पेशल वीडियो आएगी। कह रहा है आगे, एक मछली टैंक की लंबाई, एक मछली टैंक, अच्छा सॉरी, एक मछली नहीं, एक मछली टैंक यानी कि मछली रखने वाला टैंक, ठीक है। एक मछली टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। इसमें 50 लीटर पानी है, इसे पूरा भरने के लिए कितना पानी और चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अ फिश टैंक हैज़ लेंथ 40 सेंटीमीटर, breadth 60 centimeter, height 50 centimeter. It already contains 50 liters of water. How much more water is needed to fill? ये कह रहा है ना कि एक टैंक है, ठीक है,
मछली रखने का। तो ये टैंक कैसा है, जिसमें कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसका मतलब जहाँ पे भी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो, तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा बनेगा, एक क्यूब की तरह, यानी घनाव की तरह। ठीक है। ओहो, मेरे पास तो ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ, इसलिए तो इस पे आए। कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, ओहो, इस कोड में पहली बार पढ़ा रहा है, इसलिए चलो इसको हटाते हैं, हाथ से बनाते हैं। अरे इसी में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। चलो मोटा मोटी आपको बना के दिखा देते हैं। ये घनाभ है। ठीक है, घन अलग चीज़ होता है, घनाभ अलग चीज़ होता है, यानी क्यूबॉइड अलग होता है। यहाँ हम क्यूबॉइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ये बना रहा है, ये घनाभ है। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें जो लंबाई है, यानी कि ये हो गया लेंथ, ये कह रहा है 60, नीचे भी ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60, ये 60, चौड़ाई ये हो गया, चौड़ाई कितना बोल रहा है? लंबाई 40 बोल रहा है, सॉरी दोस्तों, लंबाई 40 बोल रहा है। लंबाई 40, ठीक है, लंबाई 40, 40, 40, 40, चौड़ाई बोल रहा है कितना? चौड़ाई बोल रहा है 60, ये 60, 60, 60, 60, ऊंचाई कितना बोल रहा है? 50, यानी ऊंचाई मतलब हाइट, ये 50 हो गया, ये 50, ये 50, ये 50। ठीक है, ये, और इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है पानी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी पानी इसमें भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 50 लीटर। तो 50 लीटर पानी, 50 लीटर पानी भरा हुआ। ठीक है, इसमें पानी इतना भरा हुआ है 50 लीटर। बाकी कहता है पूरा भरने के लिए कितना कितना लगेगा उसको पानी। ठीक है, तो भाई पहले ये कितना पानी इसमें अटता है, कितना पानी इसमें जा सकता है, ये पहले पता लगाते हैं। तो कितना पानी इसमें जा सकता है, ये पता लगाने के लिए आपको पता लगाना होगा आयतन, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम पता करना होगा। तो वॉल्यूम, अगर किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है L/B/H होता है, यानी कि लंबाई, जो आयतन है, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसका आयतन निकालते हैं, 40 गुना 60 गुना 50, 6 5 30, 30 चौक 20 से, तो ये हो गया ना, 6 चौक 24, 5 20 से, अब 3 को 0 बैठा दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये क्यूब क्यों लिखते हैं? वो आयतन का यूनिट है। ठीक है, ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। 12,000 से ये हो गया क्यूब। ठीक है, ये इसका आयतन हो गया। अब है क्या कि आपको एक चीज़ याद करना होगा कि कितना आयतन होता है तो कितना पानी उसमें भरा जा सकता है। ठीक है, उसमें आपको याद करना होगा।
तो इसको एक याद करना पड़ेगा आपको कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता है ना आयतन, तो उसमें 1 लीटर पानी भर जाता है। ठीक है, 1 लीटर पानी भर जाता है। कितना? जब आयतन 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 50 लीटर तो पहले से भरा हुआ है, यानी कि 50 लीटर पहले से भरा है, तो इसका मतलब वो कितना आयतन छेके हुए, कितना वॉल्यूम छेके हुए भरे हुए, तो वो पता लगाएंगे। जैसे 1 लीटर है, ऐसे यूनिटरी मेथड जो होता है, यानी कि एक ही नियम, उससे निकाल सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 50 लीटर बराबर, ज़्यादा होगा तो 50 पे 3 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो 50,000 सेंटीमीटर क्यूब वो भरा हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना आयतन है, ये है। तो इसको आप घटा दीजिए, 50,000 7, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है। अब इसको, ये तो सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो आयतन है। पानी का तो ये नहीं पता लगा कि कितना लीटर, पानी तो लीटर में गिना जाएगा, तो लीटर निकालने के लिए अभी बताएं, ये वाला आपको याद करना होगा। ये याद कर लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लीटर पूछ रहा है, तो हम ये जो याद किए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो आप एक ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बता चुके हैं कैसे निकालना है। डायरेक्ट 70,000 का निकालिए, 1/1000 गुना 70,000। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, आ गया 70 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, इसको डीप में पढ़ाना पड़ेगा चैप्टर वाइज। कमेंट कीजिएगा तो इसका स्पेशल चैप्टर लेके आएंगे। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई क्या है? ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ? तो जो होता है ना, वर्ग पूछ रहा है। वर्ग किसको कहता है? जिसका जो सभी साइड जो होता है ना बराबर होता है। ठीक है, यानी ये अगर मान लो इधर x सेंटीमीटर है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, सभी बराबर होता है, चारों तरफ बराबर होता है। और उसी तरह से एक होता है आयत, यानी कि रेक्टेंगल, इसमें सभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आमने सामने वाला बराबर होता है। ये x तो ये x, ये y तो ये y। तो ये कहलाता है आयत, जो कहते हैं रेक्टेंगल। ये होता है वर्ग, जिसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे चर्चा स्क्वायर के बारे में कर रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? इसका जो विकर्ण है, विकर्ण किसको कहते हैं? जो कोना कोनी होता है ना, तिरछा आप ले लीजिए, यानी ये कोना से ये कोना विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक और विकर्ण हो जाए, क्योंकि कोना कोनी हुआ तो ये और ये, इसको भी जोड़ दीजिए, तो ये भी जो पिंक कलर का है ये भी विकर्ण है। ठीक, उसी तरह से ये विकर्ण है, इसमें भी ये विकर्ण है। ठीक है, और यहाँ इस कोण से इस कोण को मिला देंगे तो ये भी विकर्ण है। ठीक है, तो कह रहा है विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका हर चीज़ बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना? 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो रहा है, इसके बारे में नहीं हो रहा है चर्चा। ठीक है, इसके बारे में हो रहा है। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। वर्ग का विकर्ण, फॉर्मूला यहाँ पे टोटल नहीं बताएंगे, वो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ तो हम जो क्वेश्चन है वही सिर्फ बताएंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर डायगोनल ऑफ, ओहो ये क्या हो रहा है, स्क्वायर √2 इंटू साइड। ठीक है, तो ये विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपका? इक्वेशन बना लीजिए,
ठीक है, सिंपल के लिए। तो विकर्ण हो गया 8, ये कितना, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 हो गया, इज इक्वल टू √2, भुजा जो हो गया साइड, उसको मान लीजिए x। ठीक है, तो x बराबर 8/√2, ये 2 उधर जाएगा तो गुणाम है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको √2 को आप ऐसे तो √2 का वैल्यू होता है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। √2 और √3, √5, ये सब 10 तक याद कर लेना है। ठीक है, तो √2 का आता है 1.4142, ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पर 42 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 41 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 41 भी लिख सकते हैं या 42 भी लिख सकते हैं, तो लगभग में ये मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें 8/1.41, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना डेसिमल में है, तो इसलिए हमको वो ये लेना पड़ा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये x का वैल्यू, हाँ x क्या माने, x को साइड माने, x को ही तो साइड माने, तो x का वैल्यू हो गया। अब आप देखते हैं ये डेसिमल हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा। अब क्या कटेगा, 800/141। ऐसे दोस्तों बढ़िया क्या रहेगा पता है, ऐसे नहीं, आसान रहेगा क्या, इसको रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2√2/2, 2 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4√2। तो आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, √2 का वैल्यू बैठा देंगे, यानी 4 × 1.41, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.64। तो देखिए 5.65 है ना, तो आप ये एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो और भी आएगा। तो आपको हम जैसे यहाँ पर बताए 4141 होता है ना, 1.4142 होता है सपोज, तो इसको आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 5.45। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आज लगता है 2D मेंसुरेशन ही सिर्फ आ रहा है, 2D 3D मेंसुरेशन चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। तो एरिया ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, बस सिंपल है। 15 × 8, 15 × 20 से कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है, ये जो है ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये सब फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। कह रहा है 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2 को संख्या दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, उसको गुना करते हैं तो इतना आता है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या, सिंपल है। ये जो एक संख्या है 1.3, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 20.7326। इफ़ वन नंबर इज 4.13, फाइंड द अदर। तो अदर को निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट जो है ये 20.7326 दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, ये तो गुना किसी 2 नंबर को गुना करके ही आया हुआ है, x × y, मतलब कोई भी 2 नंबर होगा उसको गुना किया तो ये आया, उसमें से आपको एक नंबर दिया गया है ये। तो मान लो कि वो एक नंबर तो दिया और दूसरा नंबर तो आपको पता नहीं है, उसी को तो निकालना है। ये y, मान लो दूसरा नंबर y है, उसी का निकालना है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे इतना डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 20.7326 अपॉन 4.13, आज थोड़ा कैलकुलेटिव है, डेसिमल उड़ेगा 00, ये डेसिमल उड़ेगा, ये 4 है ना, तो 4 0 लिखा जाएगा, 1 2 3 4, 2 0 2 0 काट दीजिए, है ना। अच्छा, अब देखते हैं कटता कैसे है। आंसर तो डेसिमल में ही आएगा, कारण कि यहाँ दिया हुआ है डेसिमल में ही आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये 6 है, एक सेकेंड, ये 6 है, ये तो कट ही गया, कोई बात नहीं, कट गया।
2 जीरो किससे कटेगा? पहले 3, पहले 2 से काट के देखते हैं। 3 1 4 7 3 चलो 3 1 4 4 8 नहीं, 2 से काट के देखते हैं। 2 से काटेंगे तो ऐसा करते हैं, ये जो है 413 पर जीरो जो है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 413 गुना 100, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। अब इसको काटो, देखो कि 413 से कट रहा है तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 413 ऐसे दोस्तों, इसको चूँकि ये थोड़ा दूर दूर में है, अप्रोक्सीमेट भी बैठा के देख सकते हैं। दूर दूर तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट अगर ये आ गया तो एक बार में आंसर, क्या पता यही आंसर हो, तो कैलकुलेशन है तो वो बाद में सिखाएंगे, तो पहले पूरा एग्जैक्ट करके दिखा देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 दिया 5 बार में देखते हैं। 5 दिया 5 बार की 1 5 1 6 6 5 5 20, ये कट रहा है 5 बार में 20 6 5 13 में 5 गया 8 कट गया, ये 2 0 फिर 6, अब कट रहा है 2 बार में, 3 दूनी 6 2, हाँ 2 बार में कट रहा है, 2 बार में। कहन दोस्त, एग्ज़ाम में कभी भी जो है ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस आपको समझना ज़रूरी है कि आप कैसे उसको डील कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। देखो इसको हम अलग कर दिए ना, अलग कर देने से मेरा ये क्वेश्चन जो है हल्का हो गया, ठीक है। इसको काट दो 502 बार में। अब क्या है, बस अब डेसिमल में चेंज करना है। आपको हम पहले भी सेशन में बता चुके हैं, अगर नीचे 1 पर 0 अगर है तो उसको काटो ही मत, बस क्या है, जितना 0 उतना डेसिमल बैठा दो दाहिना तरफ से, ठीक है। तो 5.02 यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया 5.02, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संगठन में 3450 कर्मचारी है, ठीक है, इनमें से 42% पदोन्नत हुए, कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए, ठीक है। कह रहा है कि एक संगठन, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3,450 employees, 42% got promoted. How many employees were promoted? ये कह रहा है कि कोई संस्था है, कहीं पे कोई काम करने वाला वर्कर है, ढेर सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे टोटल कितना है? इतना, ये है टोटल एम्प्लॉई है, इतना लोग काम करता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रोमोटेड हो गया कितना 42%। प्रोमोटेड का मतलब, मान लो कि अभी जो उसको काम मिलता था ना, सपोज अभी वो कलर के पोस्ट पर था, यानी एलडीसी के पोस्ट पर था, ठीक है, प्रमोशन होता है ना जॉब में, एलडीसी पोस्ट पर था, उसके बाद अब वो बन गया यूडीसी, ये पोस्ट बनने से उसका सैलरी भी बढ़ता है थोड़ा, इससे वर्क बर्डन कम होता है, ठीक है, उसका पदोन्नति हो गया, ठीक है। मान लो अगर आप पुलिस बनते हो, पहले हवलदार बनते हो, फिर प्रमोशन होता है तो इंस्पेक्टर, फिर एसपी तक जो है बनते जाता है, तो ये प्रमोशन हो गया। तो यहाँ भी प्रमोशन हुआ, प्रमोशन कितने लोगों को हुआ? 42% को। तो 42% को ये तो परसेंटेज में हो रहा है, बोल रहा है कितने लोगों का हुआ प्रमोशन। परसेंटेज तो हम आपको बता दिए कि इतना परसेंट का प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति हुआ है, पदोन्नति उसी को बोलते हैं। तो ये है एक्चुअल में कितना नंबर, ये नंबर पता करना है, तो नंबर पता करना है, बस वैसे ही परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल दिया हुआ है, तो टोटल का ही 42% निकाल देंगे। ये चैप्टर अगर परसेंटेज आप चैप्टर पढ़े हैं तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। तो 0 0 काट दें, तो यहाँ पे काट सकते हैं, 10 को काट सकते हैं, कारण कि यहाँ 5 से काटेंगे तो 2 बार में आ जाएगा, और इस 2 को इससे ये कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ काट सकते हैं। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 से ही काट रहे हैं दोनों, 5 36 5 45, 2 से काट दिए 21 बार में, 21 दूनी 42। अब आपको गुना करना 69 गुना 21। तो दोस्तों इकाई के स्थान पे 21 में मतलब 1 और 9 पहले गुना होगा, तो 9 आएगा इकाई के स्थान पर कभी भी आंसर, तो 9 जिसका रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है इकाई के स्थान पे, यानी यूनिट प्लेस पे 9 है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। आप गुना करके देख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से पहले 9 में गुना करेंगे, तो पहला स्थान पे तो 9 ही आएगा, पहला जगह पे तो 9 आएगा, उसके बाद ही कुछ आएगा, तो 9 तो रहेगा पहला स्थान पे।
तो हम जैसे ही देखें, हम जानते हैं कि जब जो भी आंसर होगा वो पहला स्थान पे 9 होना चाहिए, यहाँ पर 9 है, तो आप ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होने से बच सकते हैं, डायरेक्ट इस पे आंसर आ सकते हैं, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बहुत टाइम बचेगा। फिर भी चूँकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल काम करते हैं। यहाँ हम सिखाएंगे क्या, जल्दी गुना करने क्या। जल्दी गुना कैसे करेंगे, ये आप तो अगर 21 का टेबल जानना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 21 नमा 89 से 9, बाकी 18, 21 छक 26 से 126 और 18, 8 छो 14 4, बाकी 1 2 1 3 1 4, ये 144 9, 144 9, यही हो गया आंसर। देखिए आ गया, ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 12 पैकेट बिस्कुट की कीमत 240 रुपया है, 8 पैकेट की कीमत क्या होगी। 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट 240 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट्स। सिंपल है, 12 पैकेट का जो दाम है वो है 240 रुपया, तो 8 पैकेट का दाम पूछ रहा है। 8 पैकेट का दाम निकालने से क्या है, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, 240 बटे 12 गुना 8, 12 से 8 2 20 बार में, 8 2 19 16, इतना रुपया हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा 160। नेक्स्ट, राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले, कुल अंक 128 है, राम के अंक क्या है। राम स्कोर्ड 8 more marks than श्याम, अनिल स्कोर्ड 4 more than राम, द टोटल मार्क्स आर 128, फाइंड राम मार्क्स। कह रहा है ना, क्या क्या कौन कौन है, राम और श्याम, ठीक है। कह रहे राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले, यानी ये अगर श्याम अगर कुछ भी है, अगर x है तो इसको x प्लस 8 जाएगा, यानी कि 8 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा का मतलब 8x प्लस 8। जैसे अगर मान लो 2 है, हम कहेंगे तुमसे 6 ज़्यादा है, यानी कि ये तुम्हारे पास 2 रुपया, हम बोलेंगे 6 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 6 बराबर 8 रुपया है मेरे पास, 6 उसमें जोड़ देंगे तभी तो आ जाएगा। वही हम यहाँ किए, मान लो श्याम का x है और उससे 8 रुपया ज़्यादा है तो x प्लस 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अनिल को राम से 4 अंक अधिक है, अनिल को राम से 4 अंक अधिक है, ये ले लो अनिल, इससे 4 अंक अधिक है, यानी x प्लस 8 तो राम का है, इसको 4 ज़्यादा है, ये हो गया। अब कह रहा है कुल अंक 128 है, यानी इसको आपस में जोड़ेंगे ना तो वो 128 आ जाएगा, लेकिन तो जोड़िए, देखिए पहले तो यहाँ पे जोड़ दो, 8 4 12 प्लस 12 हो जाएगा। अब ये तीनों का नंबर जोड़ते हैं ना तो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार में 128 होता है, तो x प्लस 12 प्लस x प्लस 8 प्लस x, इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा, जोड़ेंगे x तीनों x जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्वेश्चन में तो बोला है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 128 आना चाहिए, तो 128, ये तो 128 आया नहीं सर, लेकिन नहीं आया तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने तो माना है ना x, रियल वाला तो कुछ नहीं है माने हैं। जैसे ये x श्याम के पास कितना था वो असली तो हम जानते नहीं, वो तो माने हैं कि चलो उसके हो सकता है उसके पास x हो, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है ना एग्जैक्ट 128 नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 128 के बराबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हम वैसे वैसे कर दिए, इतना आया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये 128 है, बस वो दिख नहीं रहा है, ये छुपा हुआ है, ठीक है, 128 इसी में छुपा हुआ, और ये जो है 128 है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार है, दिख नहीं रहा है। तो अगर ये 128 है तो रियल वाला 128 के बराबर हो जाएगा, जब हम बराबर करते हैं तो ये बन जाता है समीकरण, क्या बन जाता है, समीकरण, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जब सेट देखने आ रहे हैं तो आपको ये सब पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चैप्टर में पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। तो 3x बराबर 20 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 108 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू हो जाएगा 36, ठीक है, यानी x ये है, श्याम का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, यानी श्याम के पास कितना था 36। पूछ क्या रहा है, पूछा राम के अंक क्या थे, यानी राम के पास कितना था ये पूछा है, तो राम के पास तो जो x है उससे 8 ज़्यादा है, तो x तो 36 है, इससे 8 ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 44, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 हो गया आंसर।
नेक्स्ट, 6 के पहले 4 गुणकों का योग क्या है? 6 के 6 के पहले 4 गुणकों का योग क्या है? इंग्लिश में कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल किसको कहते हैं? ये 6 है, 6 का मल्टीपल अगर निकालना है तो 6 किस किस को डिवाइड करता है, वो हो गया मल्टीपल। 6 तो खुद अपने आप को डिवाइड करता है, उसके बाद 12 को। तो इसका टेबल पढ़ते में हो जाएगा। तो 4 मल्टीपल मांग रहा है तो 4 मल्टीपल निकाल दीजिए। 1 2 हो गया, छोटी 18, छोचक 24 हो गया। ये 4 मल्टीपल हो गया। अब क्या कर रहा है? सम पूछा, यानी इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो 6 2 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 18 18 18 36 हो जाएगा। 36 और 24 जोड़ेंगे तो 4 उसको देगा तो 40 40 60 हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट 60 आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, 128 288 128 288 तथा 160 का HCF क्या होगा? HCF पूछ रहा है किसका? 128 288 160, इसका HCF पूछ रहा है। तो HCF तो आप जानते होगे दोस्त, निकाल लोगे डायरेक्ट ऐसे करके। हम लेकिन दूसरा तरीका से बनाएंगे। ठीक है, आपको बताया तो कुछ पावर्स याद करना है। जैसे हो गया 2 पावर 1 बराबर 2, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं। 2 स्क्वायर बराबर 2, 2 पावर 3 बराबर 8, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64, 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 128। इसको याद करना जरूरी है दोस्त। अगर आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, सभी से अलग बनना है, रिजल्ट लेना ही लेना है, तो आपको ये सब याद करना होगा। 2 टू द पावर 8 512, 5 2 पावर 9, ओहो यहाँ 256, सॉरी ये 512। ठीक है, 2 पर पावर 10, तो इसका हो जाएगा 1024। 2 पावर 11, 2 पावर 11 आप 10 तक ही याद करो। 10 तक ही काफ़ी है, 10 तक ही काफ़ी है। ठीक है, ये हो जाता है। इसको आपको याद करना है। ठीक है, उसी तरह से 3 का भी याद कर लीजिएगा। 3 का आपको लिख देते हैं। 3 पावर 1, जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्क्वायर बराबर 9, 3 पावर 3 टू द पावर 3 27, 3 पावर 4 81 81, 3 टू द पावर 5 243। ठीक है, 3 टू द पावर 6, ठीक है 2147। चलो इतना 5 तक रखो। 2147 कितना होता है? कितना होगा? 3 और 6 729 पावर 7 2187, इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से 5 का याद कर लीजिएगा। 5 हो जाएगा 25 125 625 3125 15,625। इसमें याद करना चाहिए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। चलो इस तरह से याद कर ले। कहाँ तक याद कर लें? 10 तक याद कर लें। ठीक है, मतलब 10 तक। जैसे 5 का याद कर लिए, 3 का याद कर लिए, 4 का याद कर लियो, 6 का याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से याद कर लें। हाँ, तो ये हो जाएगा 128 क्या है? 2 पावर 7। ठीक है, इंटू कर देंगे। फिर ये 288 है ना? हाँ 288 है, तो 2 छोड़ो, अभी 2 पावर 7 लिखो। इसको पहले तोड़ो। तो इसको तोड़ने के लिए आप 4 से पहले मल्टीप्लाई कर, 4 7, जितना जैसे आपको मल्टीप्लाई करके जैसे आपको तोड़ना है, जिससे डिवाइड हो रहा है तो उसे कर। जैसे हम 4 से डिवाइड किए तो 4 लिख दिए, गुना जितना बार में कर रहा है उसको लिख रहे हैं। 4 7 2, ये भी और डिवाइड होगा। ठीक है, यानी 4 गुना आप लिख लो 8 9 72 होगा ना। ये 4 गुना 8 गुना 9 हो जाएगा। ये इसको और डिवाइड करें और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4
ये 2 स्क्वायर गुना 2 पावर 3 गुना 3 स्क्वायर, इसको ये हो जाएगा 2 पावर 5 गुना 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पर पावर जो है 4 हो जाएगा, गुना 10 गुना 10 है। ठीक है, गुना 10 है, 2 पावर 4 गुना 5 गुना 2, यानी ये और इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो 2 पावर 5 गुना 5। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2 पावर 7, ये आ गया, ये आ गया, तोड़ने के बाद उसको फैक्टराइज किए तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम एलसीएम निकालने के लिए, जैसे 2 है, 2 सब में शामिल है, तो 2 में सबसे ज़्यादा बड़ा वाला जो पावर है वो ले लीजिए। तो 2 सबसे बड़ा पावर तो 2 पावर 7 ही है, ये दिखाई दे रहा था, ये ले लीजिए। अब 3 ले लीजिए, 3 में जो सबसे बड़ा पावर है, मतलब 3 अगर शामिल है तो 3 यहाँ पर है शामिल, तो सिर्फ यही तो सबसे बड़ा पावर 5 है। 5 का बड़ा पावर तो अकेला 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। तो आप जब भी दो का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल रहे तो पहले उसको मल्टीप्लाई करें, तो उससे 0 बन जाएगा। तो 2 पावर 7 होता है 128 गुना 5 गुना 9, तो 28 और ये करेंगे 8 पचे 40 का 0 बाकी 4, 12 पचे 60, 8 4 64 गुना 9, 0 9 चौक 36 बाकी 3 9 चौक 54 और 3 57, इतना 5760। ठीक है, ओह शिट, ये तो एलसीएम निकालने बता दिए। यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है, यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एलसीएम इस बार एलसीएम निकालने के लिए सीख गया। एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही पहले फैक्टराइज कर लें। ठीक है, ये फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करके कितना आया, ये आया, ये है ना, ये आया, तो ये फैक्टराइज है, इसको हटा दो, अब इसका जो कोई यूज नहीं, क्योंकि ये एलसीएम निकालने के लिए। फैक्टराइज में क्या होगा, ये पूरा एक साथ पहले करो, 2 पावर 7 2 पावर 5 3 स्क्वायर गुना ये 2 पावर 7, ये हो गया किसका 128 का, सॉरी 128 का 2 पावर 7 288 का 2 पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर, उसके बाद क्या है 160 2 टू द पावर 5 इंटू 5। अब इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसमें क्या करें, जो सब में शामिल है ना उसका सबसे छोटा वाला पावर ले लीजिए। इसमें ये करते हैं जो सब में, बस वही हो जाएगा आंसर। तो सब में शामिल 2 है, तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 यानी कि 32 आंसर हो जाएगा। 2 पावर 5 यहाँ देखिए, यहाँ दिए हुए 2 पर पावर 5 32। ठीक है, 32 आंसर हो जाएगा। चलो इसी बार ने दोनों सीख लिए, एलसीएम भी एचसीएफ भी। नेक्स्ट कह रहा है, रमेश अपने धन का 3/7 भाग खर्च करता है और 100 रुपये बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। रमेश स्पेंड्स 3/7 ऑफ हिज मनी एंड इज लेफ्ट विद 100 रुपीज़। व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट। कह रहा है ना, रमेश के पास कुछ रुपया था, ठीक है, उसमें से 3/7 वो 3/7 वो खर्च कर देता है। ठीक है, खर्च करने के बाद उसका जो रेस्ट अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट बचा हुआ मूल्य, ये क्या है, खर्च किया। ठीक है, तो ये स्पेंड किया यानी खर्च किया। ठीक है, ये हो गया खर्च, ये हो गया शेष यानी बचा हुआ जो उसके पास अमाउंट है, वो कितना बचा हुआ है 100 रुपीज़। कितना बचा हुआ है 100 रुपीज़। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना खर्च किया, अब बच रहा है इतना, तो उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था ये तो पता नहीं है, यही तो पता कर रहे हैं। शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा पैसा होगा ना उसके पास, ये तो खर्चा करने के बाद 100 रुपया बचा ना। तो देखो यहाँ आप 3/7 जो है बनाने का ढेर सारा तरीका, लेकिन हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। ये 3/7 जो है, ये कभी भी नीचे वाला को कंप्लीट मान लो। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, यानी कि टोटल इसको मान लो, यानी उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, टोटल
अमाउंट 7 यूनिट था, 7 यूनिट मान लिए ये, ठीक है। इसमें से वो जो ऊपर वाला है ना वो खर्चा कर दिया, 3/7 खर्च किया, ठीक है। जब भी होता है ना ऊपर वाला वो माना जाता है, ये 3/7 यानी कि स्पेंड किया, स्पेंड किया कितना 3 यूनिट, ठीक है। तो रेस्ट कितना बचा, यानी बचा कितना, तो 4 बचा, 3 7 उसके पास था, 3 खर्च किया तो 4 यूनिट उसके बचा। आप देखो यहाँ से बनेगा 4 यूनिट बचा क्वेश्चन में, लेकिन कह रहा है कितना बचा 100 रुपीज़। तो यहाँ ऐसे बनाएंगे 4 यूनिट बचा ना, तो यूनिटरी मेथड के द्वारा बना देंगे 4 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। पूछ रहा है 7 यूनिट का वैल्यू की, मतलब 7 यूनिट क्या है उसके पास, टोटल अमाउंट माने हैं, तो 7 यूनिट का वैल्यू, तब 100/4 × 7, ये 25 बार में कटेंगे, 25 7 75 से 175 रुपये, 175 रुपया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा एक और मेथड से बना सकते हैं, देखो इसको 3/7 खर्च किया ना, तो इसका टोटल ये 7 था, तो इसका मतलब क्या वो पता है, बचाया वो कितना 4/7, ये 7 में 3 को घटा दो तो हो जाएगा 4/7, ये बचा, ये कितना है, ये बचा, ठीक है। तो बचा हुआ है, तो आप क्या कर दो, ये 100 बचा हुआ है ना, तो आपको जो निकालना है ना उसको ऊपर कर दो, 7/4 कर दो। निकालना क्या है, 7 का वैल्यू, यानी टोटल 7 है, 7 का वैल्यू निकालना है, 4 से काट दो 25, कितना सिंपल है, सबसे सिंपल, इतना रुपये, बस इतना ही लाइन में बन गया आपका आंसर, ठीक है। ढेर सारा तरीका है। नेक्स्ट कह रहा है राम ने 15 रुपये में 1 दर्जन कलम बेचकर 25% लाभ कमाया, ठीक है। यदि वह 12 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। राम सोल्ड अ डजन पेन for 15 rupees and made a profit of 25%. If he sells them for 12 rupees, what will be the loss percentage? कह रहा है ना, कह रहा है कि राम जो है 15 रुपये में 1 दर्जन कलम बेचता है, 15 रुपया में 15 रुपया है उसके पास, मैंने 15 रुपया में 1 दर्जन कलम बेचता है। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, ठीक है, यानी 1 डजन मीन्स 12 पीसेस, तो 12 पीस यानी 12 पीस। तो कह रहा है कि 15 रुपये में 1 दर्जन खरीदा, 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ 12 पीस, 12 पीस पेन खरीदा, ठीक है, 12 पेन खरीदा इसका मतलब, तो 15 रुपये में 12 पेन खरीदा, ठीक है। और कह रहा है खरीदा नहीं बेचा, ये बेचा है, ये 15 रुपया बेच के बाद 15 रुपया उसके पास घर में आया, उसके पास पैसा आया, बेचने के बाद ये 15 रुपया आया, तो जो बेचने के बाद जो पूरा अमाउंट आता है ना उसको बोलते हैं एसपी, ये एसपी है, यानी 15 रुपया उसके पास एसपी है। हाँ कह रहा है कि 25% लाभ कमाया, यानी कि ये 15 रुपया जो है लाभ कमाया, यानी कि ये इसमें क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, यानी जितना खरीदा वो और उससे ज़्यादा में जितना में बेचा वो, तो जो ज़्यादा में बेचा वही तो प्रॉफिट होता है, वही तो लाभ होता है, ठीक है। इतना है, कह रहा है 25% लाभ कमाया, बस सिंपल है, ये 15 रुपया जो है 15 रुपया जो है, जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसको बोली था आपको याद कर लीजिएगा कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या देते हैं, जैसे 1/15, 6.2/3 हो जाता है, 1/13, 7 मतलब इतना परसेंट, 7.9/13%, 1/6, 16.2/3%, ठीक है, 1/14, 7.1/7%। तो इस तरह से कुछ टेबल है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ढेर सारा टेबल बोलिएगा तो वो टेबल टोटल बना के जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दे देंगे, तो एग्ज़ाम में बहुत स्पीड हो जाता है ये सब चीज़ याद करने से। तो 25% इक्वल टू 1/4 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 25% प्रॉफिट हुआ जी, ये जो प्रॉफिट है ना वही ऊपर वाला कहलाता है, ठीक है, यानी 1 यूनिट जो है ना उसका प्रॉफिट हुआ, यहाँ यूनिट है, पैसा नहीं है, पैसा तो ये सब है 12 रुपया ये सब, यहाँ तो हम फ्रैक्शन वैल्यू मान रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू
ये चार जो है इसको कंप्लीट मान लो, यानी कि ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये सीपी होगा और ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो पूछ क्या रहा है, यदि वह 12 रुपये में बेचता तो हानि प्रतिशत क्या हुआ। तो पहली बात तो हमको सीपी निकालेंगे तभी नहीं पता चलेगा कि हमको हानि होना है या लॉस होना है, क्योंकि जैसे हम कितना में खरीदे, जैसे हमको पता रहेगा कि 10 रुपये हम खरीदे, अब उसके बाद जब बेचेंगे, अगर 11 रुपये में बेचेंगे तो पता चलेगा कि हम प्रॉफिट हुआ, अगर कम में बेचेंगे यानी 9 रुपये में बेचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको लॉस हुआ यानी हानि हुआ। तो इसका मतलब हमको ये पता होना ज़रूरी है, क्या, सीपी। तो हमको सीपी पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सीपी का पता करना बहुत ज़रूरी है। तो सीपी आप कैसे पता करेंगे, बहुत तरीका है पता करने का। जैसे तो ये हो गया प्रॉफिट आपको बता दिए, ये हो गया सीपी, ठीक है, और 15 रुपये हो गया एसपी। तो टोटल हो गया 5/4 क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा एसपी, क्योंकि 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 हो जाएगा, ये सीपी हो गया। तो आप डायरेक्ट क्या करें, 15 गुना, ठीक है, 4/5, जो पता करना है वो ऊपर कर देना है, बताए थे इससे पहले क्वेश्चन, ये 3 बार में सीपी निकल गया, 4×3 12 रुपया, 12 रुपया क्या हो गया, सीपी निकल गया, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती है, कैसे अभी बताते हैं, प्रूफ करते हैं ये गलत कैसे। सीपी हमारा तो 12 निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है सीपी 12 है, लेकिन बोल रहा है कि अगर हम 12 रुपया में ही बेचेंगे तो कितना लॉस होगा। तो कभी लॉस होगा, जितना में खरीदे उतना में ही हम बेच दिए, तो इसका मतलब ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। तो खैर तरीका लेकिन जान लीजिए, तरीका तो ऐसे ही बनेगा, ये बढ़िया तरीका है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका बता सकते हैं, कौन सा तरीका, क्या बोला है कि 25% लाभ कमाता है ना, तो लाभ कमाता है, तो जो यहाँ बता देते हैं, नहीं यहीं बताते हैं, 25% लाभ कमाता है। तो 25% लाभ का मतलब है कि 100% से ज़्यादा हो गया, 100% से ज़्यादा, कितना, 25%, यानी कि टोटल जो एसपी हो गया वो कितना परसेंट हो गया। अगर एसपी को परसेंटेज में बोलें तो कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है। और ये 125% जो है किसके बराबर है, 125% 15 रुपये के बराबर में, क्योंकि कह रहा है 15 रुपये में बेचा था। तो कह रहा है 100, ये क्या बोल रहा है कि 12 रुपये में बेचेगा तो हानि प्रतिशत क्या हुआ। तो चलो प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत को लास्ट में कर दो, यानी कि इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, ठीक है, यानी जो पूछता है उसको लास्ट में लिख दो। 15 रुपीज़ इज इक्वल टू 125%, ठीक है। अब कह रहा है अगर इसको 12 रुपीज़ में बेचेंगे तो कितना परसेंट का हानि होगा। तो इसको ऐसे कर दें, काटें, 5 से 3 बार में, ये 25 बार में, 3 से 4, ठीक है, 25 चौका 100, ये 100%। तो देखो दोस्तों, ये 100% क्या होता है, ये 100% तो सीपी है, सीपी को 100% कहते हैं, यानी हम सीपी के ही दाम में बेच रहे हैं, यानी जितना हम खरीदे उतना में बेच रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। तो हमारा आंसर 0% होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट, सोमेश 2 रेडियो 150 रुपये प्रत्येक पर बेचता है, एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% हानि होती है, कुल परिणाम क्या है, ठीक है, कुल परिणाम क्या है। इंग्लिश में कह रहा है सोमेश सेल्स 2 रेडियोज एट 150 रुपीज़ ईच, on one he gains 25% and on the other he incurs 25% loss. What is the overall result? कह रहा है ना कि एक रेडियो था, ठीक है, मतलब रेडियो खरीदा, 2 रेडियो खरीदा, ठीक है, रेडियो 1 रेडियो 2, ठीक है, खरीदा था और उसको बेचता है, यानी कि एसपी उसका हो जाएगा, दोनों को बेचता है सेम ही मूल्य पर, यानी कि इसको भी 150 रुपये में बेचता है, इसको भी 150 रुपीज़ में बेचता है, ठीक है, इतना में बेचता है, ठीक है, दोनों को बेचता है। कितना में खरीदा ये नहीं बता रहा है, कह रहा है कि एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% का हानि हुआ, यानी
इसको सपोज इसको बेचा तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना का 25% का, और इसको सपोज बेचा तो लॉस हुआ, कितना का 25% का लॉस। कह रहा है कि टोटल परिणाम क्या हुआ, यानी कहने का मतलब टोटल उस जो है एसपी, टोटल एसपी तो इसका हो जाएगा 300, यानी दोनों को जोड़िएगा 300, यानी उसके घर में 300 रुपया आया। लेकिन सवाल ये उठता है, जब वो खरीदा था, जब वो रेडियो दोनों रेडियो खरीदा था तो उसके घर से दुकानदार के पास कितना रुपया गया। अगर इससे ज़्यादा रुपया वो गया होगा तब तो उसको लॉस हो गया, ठीक है। अगर इससे कम रुपया उसके घर से गया हुआ तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो ज़्यादा रुपया में बेचा। तो पता लगाते हैं कैसे, तो कैसे होगा, तो इसके लिए तो हाँ, तो इस यहाँ से इसका निकाल लीजिए एसपी, सीपी ऑफ R1 यानी कि रेडियो 1, ये 150 रुपया में बेचा ना, तो 150 रुपया का मतलब जैसे 25% का जो क्या हो जाता है फ्रैक्शन 1/4 बेचा, तो उसको प्रॉफिट इतना को हुआ, यानी टोटल 5/4 में बेचा। तो जो निकालना है वो ऊपर कर दीजिए, यानी निकालना हमको सीपी है तो ऊपर कर देंगे 4/5, यानी वो खरीदा 120 रुपया में, किसको R1 को, यानी रेडियो 1 को, रेडियो 1 को 120 रुपया में खरीदा। अच्छा, सीपी ऑफ R2 यानी दूसरा रेडियो वो कितना में खरीदता है ये पता करना है, सीपी ऑफ R2 कितना में खरीदता है। तो ये 150 में तो दूसरा को बेचता है, ठीक, उसमें तो 25% लॉस होता है। तो ये यहाँ लॉस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 25% का फ्रैक्शन फिर से हम लिखते हैं 1/4 है, इसमें लॉस होता है, तो इसका मतलब ये 4 को हम नीचे वाला को मानते हैं सीपी, अभी बताएं कई बार बताएं, इसको 100% मानते हैं। इसमें 4 में सीपी है, उसको बेचा तो 1 का लॉस हो गया ऊपर का, तो यानी उसको बेचा कितना हम 3/4 में। यहाँ प्रॉफिट हुआ था तो जोड़ दिए थे तो 5/4 हो गया, यहाँ लॉस हुआ तो इसको घटा दिए तो 3/4, यानी 3/4 में बेचा। और जो निकालना होता है, जो पता करना होता है उसको ऊपर कर लिख देते हैं, ठीक है। तो पता करना है किसको, सीपी को, किसका सीपी, सीपी मतलब क्या होता है कि कितना में आप खरीदे, सीपी का मतलब ये हुआ कितना में आप खरीदे। सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और ये इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। हाँ, तो जो निकालना है उसको ऊपर करेंगे, इसका भी सीपी निकालना है, इसका तो सीपी हम निकाल लिए, रेडियो पहला रेडियो का, अब रेडियो दूसरा का सीपी निकालेंगे, तो जो निकालना है उसको ऊपर करते हैं, अब बाकी नीचे करते हैं जो भी उसके साथ हुआ। 3 से 50 5 20 यानी 200 रुपया, ठीक है। यानी कि जब वो 2 रेडियो खरीदा था, पहला रेडियो को खरीदा तो उसके घर से 120 रुपया चला गया दुकानदार के पास, दूसरा रेडियो खरीदा तो 200 रुपया चला गया, यानी टोटल उसके घर से कितना रुपया चला गया होगा, 0 2 320 रुपया, यानी उसके घर से 320 रुपया गया। लेकिन जब वो बेचा तो उसके घर में 300 रुपया ही आया, इसका मतलब लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया, 20 का लॉस हो गया, ठीक है। तो 20 का लॉस हुआ, पूछ क्या रहा है, कुल परिणाम क्या होगा, 20 रुपीज़ क्या हो जाएगा, लॉस, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, लॉस पूछ रहा है, मतलब कितना कितना परिणाम क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या मिला ओवरऑल, ओवरऑल तो उसको लॉस मिला, कितना का लॉस हुआ, 20 रुपया का लॉस हुआ, क्योंकि 300 रुपया में वो बेचा, खरीदा 320 रुपया, यानी ज़्यादा में खरीदा बेचा कम में, तो उसको तो लॉस हुआ ना, कितना का लॉस हुआ, 20 का, 20 आंसर हो जाएगा। सॉरी, लॉस 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 लॉस, ये यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा ना। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 105 हैव, यानी संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, 105 का गुणनखंड निकाले। गुणनखंड करने के लिए शॉर्ट में बताएं कैसे, जिससे डिवाइड हो रहा है पहले उससे डिवाइड, आपको जो नज़र आ रहा है कि इससे डिवाइड हो रहा है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड हमको नज़र आ रहा है, 3 से कर दिया, तो 3 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिख दीजिए, और गुना में जितना बार में कर रहे हैं वो यहाँ लिख दीजिए। तो 3 5 35 बार में ये भी टूटेगा, जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ते चल जाएंगे, ठीक है। उसी कहते हैं ना अभाज्य गुणनखंड, उसी कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जितना टूट रहा है उसको तोड़ेंगे। तो ये टूट रहा है कितना, 7 गुना 5, ठीक है। यानी टोटल ये हो जाएगा, ये 3, ये वाला 3 और ये 35 में से निकल गया, ये 7 गुना 5 यानी गुना 7, सॉरी ये 3 कहाँ लिखे, 7 गुना 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इसको करें क्या, करा कि गुणनखंडों की संख्या, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो तो फैक्टर का अगर संख्या पूछेगा तो क्या करना है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई। जैसे कि इसका पावर 3 पे पावर 1 है, बस पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद उसके पावर देख लेंगे। 7 पर भी पावर 1 है, 7 पावर 1 है, तो आप क्या करें, जो भी पावर हो, यहाँ 2 भी हो सकता था अगर दूसरा कोई नंबर आता तो जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, गुना, फिर इसका पावर लें 1 जोड़ दीजिए, जो भी पावर उसमें 1 जोड़ दीजिए, गुना 1 जोड़ दीजिए, इसका जोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है, तो उसका निकालने का ट्रिक है क्या है, सपोज XYZ एक नंबर है, ठीक है, इसके गुणनखंडों की संख्या पूछता है। तो गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा तो सपोज इसका हम ये नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर निकाले तो पता चला कि x पावर a आया, गुना y पावर b आया, गुना z पावर c आया। तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, ये सूत्र बता रहे हैं कि संख्या क्या हो जाएगा, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए इंटू, फिर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए इंटू, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। इसको करके जो आ जाएगा वो नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, भार मतलब वजन, ठीक है, तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों से कितना अधिक है, सिंपल है। इसमें पूछता है द वेट ऑफ सम मैंगोज इज 2 kg 600 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज 1 kg 450 ग्राम, हाउ मच मोर इज द वेट ऑफ मैंगोज देन एप्पल्स। कह रहा है ना एक आम है, ठीक है, यानी मैंगो है। ये मैंगो टोटल जब तौला तो पता चला कि 2 kg एंड 600 ग्राम उसके पास है। और जब एप्पल को जब तौला तो पता चला कि वो कितना है, 1 किलोग्राम एंड 650 ग्राम, ठीक है। कह रहा है तो ये जो है ज़्यादा है वजन में, ये मैंगो ज़्यादा है, तो पूछा कितना ज़्यादा है, तो ये पता करेंगे कितना ज़्यादा है। सिंपल है, किलोग्राम को किलोग्राम से घटाइए, ग्राम को ग्राम से घटाइए, तो सिंपल है। किलोग्राम को ग्राम 1 से घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे 1, तो 1 किलोग्राम। 600 में 450 घटाएंगे तो ये 200, 200 में 5 घटाएंगे 150 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम 150 ग्राम ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ग्राम को ग्राम से घटाएंगे, किलो को किलो को घटाएंगे, ये ध्यान रखें, ये नहीं कि आप किलोग्राम को ग्राम से घटा दीजिए, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हम शॉर्ट में ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे। चैप्टर पढ़ाते तो फिर आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाते, ग्राम क्या होता है, किलोग्राम होता है, कब किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये सब चीज़ जब स्पेशल चैप्टर पढ़ाएंगे तब। अगर चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं चैप्टर लाऊंगा। जो भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, तो ज़रूर लाऊंगा वो चैप्टर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए गति क्या होगी। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर
and covers a distance in 4.5 hours, what speed is required to cover the same distance in 4 hours? ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? कह रहा है एक रेलगाड़ी है, वो 80 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो कोई दूरी तय करता है, इतना दूर मान लो चला, और ये जब इतना दूर चलता है तो कितना टाइम में निकल जाता है, मतलब उसको टाइम कितना लगता है, 4.5 आवर, ठीक है, इतना घंटा लगता है, ठीक है। तो कह रहा है इसी दूरी को, यानी ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अब उसको मन कर रहा है कि हम इसको 4 घंटा में पार कर जाएं। तो 4 घंटा में पार करने के लिए, क्योंकि पहले 4.5 आवर आता था, लेकिन अब कहता है उससे कम ही टाइम में हमको पार करना है, तो उसके लिए आपको उसको क्या करना होगा, स्पीड को पूरा तेज करना होगा। पहले जितना स्पीड था उससे बहुत ज़्यादा तेज में दौड़ना होगा, तभी नहीं इससे कम टाइम में पहुँचेगा, ठीक है। तो स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, ये पहले जानना जरूरी, को पूछ क्या रहा है, कह रहा है उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए गति क्या होगी, यानी व्हाट स्पीड इज रिक्वायर्ड, स्पीड पूछ रहा है। तो पहली बात, स्पीड कहाँ कैसे पता चलेगा, पहले यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमको डिस्टेंस तो पता नहीं है, टाइम तो हमको दिया है कि हमको 4 आवर में हमको पार करना है, लेकिन डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो डिस्टेंस पता करेंगे। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। क्लू कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स 4.4 आवर्स, ठीक है, इतना में करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है 4.5, इसको आप मल्टीप्लाई करें, डेसिमल उड़ाएंगे, नीचे 0 0 0 कट गया, इसको गुना करके 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36, इतना किलोमीटर, इतना मेरा दूरी निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखो हमारे पास डिस्टेंस पता चल गया, अब ये स्पीड हमको पता करना था कि इस डिस्टेंस को वो चाह रहा है कि 4 आवर में ही कंप्लीट कर दें, तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड पता कर लेंगे, 4 से भागा दे देंगे, तो 90 किलोमीटर पर आवर। पहले उसका स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, अब उससे स्पीड उसको चलना पड़ेगा कितना 90 किलोमीटर पर आवर, तब जाके वो 4 घंटा में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर, मतलब ये कोई दूरी है, ठीक है, मान लो ये दूरी है, ये बीच है आधा, ठीक है, तो इतना वो चलता है 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और बाकी जो है ये वाला दूरी वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो ओवरऑल कहता है कि उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, इसका क्या है कि अगर डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, जैसे जितना डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया, क्योंकि दोनों कह रहा है आधा है, आधा दूरी, तो जितना ये उतना ये। तो अगर दूरी सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा और स्पीड डिफरेंट रहेगा, और उसमें अगर हमको एवरेज निकालना है, क्या चीज़ का एवरेज, स्पीड का एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो उसका डायरेक्ट क्या करेंगे 2 इंटू एक्स वाई, जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, मान लो कि एक बार गया x किलोमीटर पर आवर से और एक बार गया y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब पूछ देगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, यानी कि ये जितना डिस्टेंस सफ़र किया उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है, तभी ये फार्मूला लागू होगा। तो इसमें क्या होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, बस ये बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो बैठाते हैं 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3,
तो 6 × 6 × 3 कर दीजिए, 6 3 9 कर दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 दूनी 4 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको फिर पता है, इसको आपको याद कर लेना है, ये फार्मूला। नेक्स्ट कह रहा है 1860 पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि इतना रुपया बनने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब साधारण ब्याज, इसमें पहचानना ये होता है कि कौन क्या है। जैसे कि ये रेट हो गया, ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, और पूछ क्या रहा है, समय। ये जानना जरूरी, ये पहचानना जरूरी है। पहचानने के लिए जान गया तो ये चैप्टर आराम से निकल जाएगा। इंग्लिश में कह रहा है एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मच टाइम विल 1860 बिकम 2641.20 रुपीज़। कह रहा है आपका प्रिंसिपल जो है, यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है, 1860 रुपीज़, 1860 रुपीज़। रेट कितना है, यानी दर 12%। अगर आपको पहचानने में दिक्कत है तो पहले लिख के जो है ना, लिख के उसको पहले रख मतलब लिख लीजिए कि कौन क्या है, तब गलती नहीं कीजिएगा। रेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट मिश्र धन कितना दिया है, 2641.20 रुपीज़, इतना दिया है। टाइम पूछ रहा है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, यानी समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूला में हमको क्या क्या होना चाहिए, ब्याज पता रहना चाहिए, मूलधन पता रहना चाहिए, और दर पता रहना चाहिए। तो हमारे पास मूलधन है, दर है, ये ब्याज नहीं है, तो ब्याज पता करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये समय निकलेगा, टाइम निकलेगा, ये टाइम निकलेगा। नहीं, हमको इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये जो मिश्र धन होता है, अमाउंट, मिश्र धन जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें होता है मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ये शामिल होता है। तो हमारे पास ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो इस मिश्रधन क्या है, मूलधन और ब्याज शामिल है। तो इसमें से अगर हम इस प्रिंसिपल को निकाल दें, या फिर निकालने का मतलब घटा दें, यानी इस मूलधन को हटा दें, इसको आप हटा दें, तो ये ब्याज बचेगा। तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है कितना, 1860, उसको आप हटा दें। ठीक है, हटा देते हैं। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 2641.20, इसको हटा दें, किसको, 1860 को, उससे घटा के हटा दें, हटा देते हैं। 0.2.1 14 में 6 घटा 8, 5 में से 15 में से 8 गया, 7 हो गया, इतना रुपये। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकल गया। ठीक है, क्योंकि ब्याज बच जाएगा ना, अगर हम इसको मूलधन को हम हटा दिए, घट के निकाल दिए, तब तो ये ब्याज बच जाएगा। हम तो वही किए हैं, घटा दिए हैं, तो ये हो गया ब्याज। अब इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। बैठाते हैं, पुट करते हैं, 781.20 इंटू 100 अपॉन ये प्रिंसिपल 1860 इंटू रेट 12%। ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, नीचे लिखा जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि जितना डिजिट उतना ज़ीरो बैठता है। तो ये 100 तो कट गया, ये 0 तो कट गया। ठीक है, अब और कैसे कट रहा है, 6 दूनी 12, चलो काटते चल जाते हैं। ये आप 8 7 15 16 16 2 18, 6 से कट रहा है, 6 से काट दो 2 बार में, ये काट दो, 1 3
02 1302 1302 हो गया। 14 दूनी 18 14 दूनी 12 और 36 2 से काट दो इसको 6 5 1 ठीक है। और अब तो कट नहीं रहा है। छुपा चगा रे 1 12 8 को 9 6 15 3 से भी कट रहा है 2 1 7 6 2 62 और कट रहा है नहीं कट रहा है लगता है नहीं कट रहा है। तो आप इसको डेसिमल में चेंज करो 6 दूनी 12 चौथी 18 3 बार में शायद लगे 3 दूनी 6 चौथी 18 186 क्योंकि 6 चक 24 हो जाएगा 3 बार में 186 1 उसके बाद 11 में से 8 गया 3 कट गया ठीक है 0.0 दशमलव हो गया 0। अब इसको काटें इसको लगाएंगे कितना बार 6 5 30 5 बार में शायद लगेगा 5 15 10 के 0 बाकी 6 5 30 31 कट रहा 5 बार में 31 कट गया 3.5 ये आंसर हो जाएगा ठीक है 3.5 ये आंसर हुआ। नेक्स्ट हो गया ख़त्म 20 क्वेश्चन टोटल। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है ये सारा कुछ तैयार करने में, क्वेश्चन तैयार करना, ये डिजाइनिंग तैयार करना ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। पढ़ाई करते हैं खुद भी और अर्निंग भी कहीं भी करते हैं वो भी करना है क्योंकि फिर खाएंगे कैसे। उसके बाद ये टाइम निकाल के ये यूट्यूब में टाइम देते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बस आपका इतना सा कर देने से मेरा मेहनत साकार हो जाएगा और मैं और मोटिवेट होऊंगा। तो मैं इस एनर्जी के साथ हमेशा लाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे अगर इससे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं निराश हो जाऊंगा और वीडियो लाना बंद कर दूंगा। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।